हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन का आंसर और बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आज, जिसमें हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि है हाउ वुड यू कैलकुलेट द सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी एंड द पोर्टफोलियो रिस्क। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा चैप्टर पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न में से ही क्वेश्चन है। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउ वुड यू कैलकुलेट द सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी एंड द पोर्टफोलियो रिस्क। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे हमारे मेजरमेंट ऑफ रिस्क के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, रिस्क अराइजेज आउट ऑफ द वेरिएशंस इन द रिटर्न्स। तो सबसे पहले एक लाइन हमें गिवन है कि जब रिटर्न में हमारे रिटर्न्स में वेरिएशंस आते हैं, हमारे रिटर्न्स में चेंजेस आते हैं, उस वजह से रिस्क अराइज होता है। इफ़ द रिटर्न इज़ नॉट वेरिएबल, अगर हमारा रिटर्न जो है वेरिएबल नहीं होगा यानी कि चेंज नहीं होता, या फिर इट इज़ कांस्टेंट यानी कि वो फिक्स रहता है, तब हम जो रिस्क है इन्वेस्टमेंट में वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा? क्योंकि रिटर्न क्या है, फिक्स है। जब एक इन्वेस्टर को पता होगा कि इतना ही रेट ऑफ रिटर्न उसे मिलेगा, कांस्टेंट है रिटर्न, वो चेंज नहीं होगा, तो वहाँ पे रिस्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिस्क कैन बी मेजर्ड मेनली बाय 5 मेथड। तो 5 मेथड्स के थ्रू हम रिस्क को मेजर कर सकते हैं। तो वो 5 मेथड्स हमें एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू गिवन है, जो कि आप देख सकते हो। रेंज एनालिसिस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, बीटा रेशोज हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे फर्स्ट मेथड की, जो कि है हमारा रेंज एनालिसिस। तो रेंज एनालिसिस से आप क्या समझते हो? रेंज आपने कई बार, बहुत बार सुना होगा, रेंज बताइए अपनी, प्राइस रेंज, है ना। तो इसके तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमें गिवन मैं आपको दे सकती हूँ। लाइक अगर आप कोई शॉपिंग भी कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप जब आपको प्राइस का फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप रेंज सिलेक्ट करते हो कि हाँ इतनी लोवेस्ट लिमिट होनी चाहिए, इतनी हाईएस्ट होनी चाहिए, यानी कि 500 से 1000 के बीच का, 1000 से 1500 के बीच का, 1500 से 2000 के बीच का। ये क्या है? ये रेंजेस हैं। क्या है ये? रेंजेस हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कुछ। रेंज एनालिसिस मेथड को सेंसिटिव एनालिसिस मेथड भी बोला जाता है। और ये क्या है? रेंज जो है वो डिफरेंस है हाईएस्ट और लोवेस्ट लिमिट का, के बीच का जो डिफरेंस है वो रेंज है। मतलब एक इन्वेस्टर कितना हाईएस्ट एक्सपेक्ट करके चल रहा है रेट ऑफ रिटर्न, और कितना वो लोवेस्ट रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि हाईएस्ट उसको 10% मिल सकता है रेट ऑफ रिटर्न, और लोवेस्ट वो एक्सपेक्ट करके चल रहा है 5%। तो रेंज क्या होगी? 10 - 5, यानी कि हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रेट माइनस लोवेस्ट एक्सपेक्टेड रेट। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का जो ये फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है। और हमें यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है, एक टेबल के थ्रू आप समझ सकते हो इसको। यहाँ पे हमें गिवन है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी हमें गिवन है, राइट। उसके बाद हाईएस्ट जो लेवल है सिक्योरिटी ए का वो है 10 और ये है हमारा 5। तो 10 - 5 क्या आ गया? हमारी रेंज आ गई। क्या आ गई? हमारी रेंज आ गई। उसके बाद सिक्योरिटी बी की बात करें तो हाईएस्ट कितनी है? 12, लोवेस्ट कितनी है? 4। तो 12 - 4 कितना आ गया? 8। 8 क्या आ गई? बी सिक्योरिटी की रेंज आ गई। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। तो
It is clear from the above given example that security B has a greater range as compared to security A. हमने देखा कि B क्या है, B का आंसर क्या आया था, B की रेंज क्या आई थी, 8 आई थी ऑब्वियसली, और सिक्योरिटी A की 5 आई थी, तो B का ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो B का ज़्यादा है, इसका मतलब B सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा रिस्की है, और जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा एक हायर रिटर्न कमाने की जो है एक्सपेक्टेशन भी होती है। आप जानते हो हाई रिस्क हाई रिटर्न, है ना। तो इसीलिए बी वाली सिक्योरिटी में जो है मोर रिस्की रहेगा। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की। ये तो था हमारा पहला मेथड जो कि था रेंज एनालिसिस, जिसको हम सेंसिटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में क्या बोला गया है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है एक सेकेंड, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है इन विच प्रोवाइड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस एंड नॉन अकरेंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई इवेंट, यानी कि कोई इवेंट अकर होगा या नहीं होगा, ठीक है, कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कराता है इस चीज़ की। तो एन इन्वेस्टर बाय मेकिंग द रिस्क एनालिसिस थ्रू दिस मेथड कैन एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी। तो अब एक इन्वेस्टर जो है जब वो इस मेथड को यूज़ करता है रिस्क एनालिसिस करने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगा सकता है, ठीक है। किसका अनुमान लगा सकता है, प्रोबेबिलिटी का। तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड प्रोवाइड मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट एज कंपेयर टू द रेंज एनालिसिस मेथड। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को जो है ज़्यादा रिलायबल माना गया है और एक्यूरेट माना गया है। अगर हम बात करें, अगर हम कंपैरिजन करें रेंज के साथ, रेंज एनालिसिस मेथड के साथ, क्यों, क्योंकि रेंज एनालिसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो लिमिट्स पर बेस्ड होता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट, जिसको हम माइनस करके रेंज निकालते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे बेस्ड होता है, होल डेटा पर, पूरे डेटा पर बेस्ड होता है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफाइड आउटकम अंडर दिस मेथड लाइज बिटवीन 0 to 1। तो जो भी प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये ध्यान रखना, ये याद रखना है कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। और जो टोटल सम होगा ना उन प्रोबेबिलिटीज़ का, वो क्या होगा, 1 होगा। अब हम इसको फॉर्मूले से देखेंगे। तो हमारे को यहाँ पे फॉर्मूला भी गिवन है जिसमें हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला गिवन है, जिसमें हम पी आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर आई के साथ। तो ये देख रहे हैं एक्सपेक्टेड रेट ई आर, और पी आई क्या है, हमारी पॉसिबिलिटी, जो कि किससे एसोसिएटेड है, पॉसिबल आउटकम से एसोसिएटेड है। और आर आई क्या है, हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, और एन क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। तो अब इस मेथड को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो वो एग्जाम्पल देखते हैं हम सबसे पहले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी हमें गिवन है, ठीक है। सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी हमें गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए पॉसिबल आउटकम्स हमें गिवन है 20, 30, 40, ठीक है। ये सिक्योरिटी ए की बात करेंगे सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.25, 0.50, 0.25। आप देख रहे हो टोटल क्या आया प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 रहेगा, जैसा कि अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था ऊपर, है ना। और रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 5, 7, 10। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूले में रीड किया था, हमें यहाँ पे फॉर्मूला गिवन भी है, ये रहा हमारा फॉर्मूला। यानी कि प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ रिटर्न के साथ। तो जब आपने मल्टीप्लाई करा 0.25 को 5 से, तो क्या निकल करके आया 1.25।
फिर आपने 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करा, फिर आया 3.50। फिर आपने 0.25 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर आया आपका 2.50। तो टोटल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना निकल करके आया? 7.25। किसका? सिक्योरिटी ए का। उसके बाद बात करेंगे हम सिक्योरिटी बी की। तो सिक्योरिटी बी में हमें क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी वही हमें सेम गिवन है 0.25, 50, 25 और इसका टोटल हमें 1 गिवन है यहाँ पे। रेट ऑफ रिटर्न 4, 6, 12। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया 1, 3, 3। तो टोटल यहाँ पे निकल करके आया 7। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब आप देखो किसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है या बी का ज़्यादा है? ऑब्वियसली ए का ज़्यादा है। तो ए का ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल किस में होगा? सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद होगा? ऑब्वियसली सिक्योरिटी ए में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इसीलिए सिक्योरिटी ए में जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। तो आप देखो ये मेथड बिल्कुल क्लियर है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में क्या बोला गया है कि बहुत ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। इस मेथड में मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि इसमें ना डिस्पर्जन कैलकुलेट किया जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के बेस पर। और दिस मेथड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल इंस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो मेथड है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किस पर बेस्ड है? हिस्टोरिकल इनस्टेबिलिटी पे बेस्ड है, कि यानी कि पास्ट में रिस्क और रिटर्न रेट्स क्या रहे हैं, पास्ट की स्टडी करता है ये, पास्ट डेटा को भी देखता है ये। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि हायर इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सिक्योरिटी इज द ग्रेटर विल बी इंस्टेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इंस्टेबिलिटी होगी। किसमें? रेट ऑफ रिटर्न में। और ये क्या होगा? ज़्यादा रिस्की होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा किसी भी सिक्योरिटी का, उतनी ज़्यादा जो है रिस्की भी होगी और इंस्टेबिलिटी होगी हमारे रेट ऑफ रिटर्न में। तो अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला गिवन है, वो देखेंगे। फॉर्मूला हमें यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है, सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, जिसमें हम रेट ऑफ रिटर्न ले रहे हैं और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी जो भी है इसकी वो, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और यहाँ पे हमें रूट के अंडर हमें गिवन है ये फॉर्मूला, जिसमें हम माइनस कर रहे हैं किसको? रिटर्न को एक्सपेक्टेड रिटर्न से, और इनका फिर स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो हम इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो अब आप देख रहे हो सिक्योरिटी ए का हमें यहाँ पे टेबल गिवन है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी बी का गिवन है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सिक्योरिटी ए की बात करेंगे हम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो पॉसिबल आउटकम 20, 30, 40। रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 5, 7, 10 का। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 7.25, 7.25, 7.25, जो कि अभी हमने ऊपर भी निकाला था, याद होगा आपको। और डेविएशन अब कैसे निकलता है वो देखो आप, डेविएशन कैसे निकलता है। ये डेविएशन है, जितना रेट ऑफ रिटर्न यानी कि ये, इसको माइनस करना है किसके साथ? इसके साथ, ER के साथ। तो अब आप देखो सबसे पहले ये कितना गिवन है हमें? 5। ये कितना गिवन है? 7.25। तो 5 माइनस 7.25 करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 2.25 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 2.25 आएगा। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना गिवन है? 7, और ये हमें गिवन है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 7.25। तो 7 माइनस 7.25 ऑब्वियसली आपका माइनस 0.25 आएगा, 0.25। फिर आपका गिवन है रेट ऑफ रिटर्न 10 में से आपने 7.25 को लेस किया तो ये आपका आ गया 2.75। उसके बाद इनका स्क्वायर करना है, यानी कि आपने माइनस 2.25 को माइनस के 2.25 से मल्टीप्लाई किया होगा। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, तो ये आपका आंसर आया होगा। स्क्वायर करना है आपने,
जो भी आपने ये निकाली है ना वैल्यूज़, इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इनका हमने यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर किया, यानी कि इनको इन्हीं से ही मल्टीप्लाई करा। लाइक -2.25 को किससे मल्टीप्लाई करा, -2.25 से। ठीक है, फिर हमारा क्या आंसर आया, ये। ऐसे ही आपने -0.25 को मल्टीप्लाई किससे किया होगा, माइनस के 0.25 से, तभी आपका आंसर कितना आया, ये आया। ऐसे ही 2.7 को 2.7 से, ठीक है, 5 से। तो ये आ गए हमारे स्क्वायर्स। अब हमारी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.25, 0.50, 0.25, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है। उसके बाद वेटेड यहाँ पे बोला गया है 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 5 क्या है, ये, 6 क्या है, ये। अब आप सोचोगे कि ये कहाँ से आया, तो अब आप फॉर्मूला देखिए ना क्या है। फॉर्मूला हमें यहाँ पे गिवन है, फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये हमें फॉर्मूला गिवन है सारा का सारा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न से पहले हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को माइनस किया था, उसके बाद हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, किससे, 5 को 6 के साथ। यानी कि जो आपने स्क्वायर निकाले हैं, ये जो आपने स्क्वायर निकाले हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्रोबेबिलिटी के साथ। यानी कि 5.0625 को किससे मल्टीप्लाई करा, 0.25 से, तो आंसर क्या आया, 1.27। 0.0625 को 0.50 से मल्टीप्लाई किया, 0.03 आया। इसको इससे किया तो इसको ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप जानते हो ये सारा हमें किस में गिवन था, ये सारा हमें अंडर रूट में गिवन था। किस में गिवन था, अंडर रूट में। तो आंसर क्या आया, 3.19। तो हम इसका क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे 3.19 का, ठीक है। तो हमारा निकल करके आएगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये किसका था, सिक्योरिटी ए का था। किसका था, सिक्योरिटी ए का। ऐसे ही बी का निकालना है। बी का आप खुद से निकालेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर आप देख रहे हो क्या आ रहा है, 9, और हम जानते हैं 3 × 3 क्या होता है, 9, तो इसीलिए 3 इसका आंसर आया है अंडर रूट करके, ठीक है। तो ये मैंने जैसे आपको ए समझाया वैसे ही आप बी कर सकते हो। तो ए का आंसर क्या आया था हमारा, 1.786, और बी का आया हमारा 3। तो अब आप देखिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन बी का ज़्यादा है। हमने अभी यही पढ़ा था ना थ्योरी में कि जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रिस्क होगा। तो बी का ज़्यादा है क्योंकि बी का कितना आया, 3, तो इसीलिए बी का ज़्यादा होगा। अब बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड की। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड क्या बोलता है कि इज़ एन एक्सटेंसिव मेथड। एक्सटेंसिव मेथड है, एक्सटेंसिव मेथड है मेजरमेंट ऑफ रिस्क का। और इस मेथड को क्या बोला जाता है, होल मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोला जाता है। हायर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द ग्रेटर विल बी द रिस्क। तो जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन में था, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में भी यही सेम फंडा है कि जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रिस्क होगा। दैट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटी इन्वॉल्व, कि हाँ भाई ये जो फाइनेंशियल एसेट या फिर सिक्योरिटी है इसमें इतना ज़्यादा रिस्क है। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे हम इसकी। तो हमें फॉर्मूला गिवन है कैलकुलेशन का भी, कि जो स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकाल लेंगे और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मीन को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अब अभी आपने ऊपर क्या सीखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था ना आपने, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जितना भी होगा उसको जब आप डिवाइड कर दोगे ना तो आपका क्या निकल करके आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल करके आ जाएगा। सिंपल है ये, तो कुछ भी इसमें वो नहीं है कॉम्प्लिकेशन। तो आप देखो जब हमने सिक्योरिटी ए का निकाला था, क्या सिक्योरिटी ए का यहाँ पे हमें गिवन है ना 1.786, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 7.25, सिक्योरिटी ए का जो अभी हमने पढ़ा था। तो क्या निकल के आया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.25 का।
बी का निकाला तो 0.43। अब देखो आप हाइयर क्या है, हाइयर क्या है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सिक्योरिटी बी इज ग्रेटर, बी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बी ज़्यादा है तो क्या होगा, रिस्की होगा ज़्यादा। तो इसीलिए इन्वेस्टर को क्या सिलेक्ट करना चाहिए, सिक्योरिटी ए को सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हमारा लास्ट मेथड है, अब बीटा रेशो को हम पढ़ेंगे। बीटा रेशो क्या है, मेनली फॉर कंट्रोलिंग द सिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, जो कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है जो कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा, वो सिस्टमैटिक रिस्क है। तो इफ द वैल्यू ऑफ बीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, अगर हमारा जो बीटा की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू को इंडिकेट करता है कि जो सिक्योरिटी की वैल्यू है ना वो चेंज हुई है, किस वजह से चेंज हुई है, मार्केट वैल्यू की वजह से चेंज हुई। ठीक है, इफ दिस वैल्यू कम आउट टू बी ग्रेटर देन 1, अगर बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो ये माना जाएगा कि सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा वेरिएबल है, सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा वेरिएबल है अगर हम कंपेयर करें मार्केट वैल्यू के साथ। एंड द इन्वेस्टमेंट इन सच अ सिक्योरिटी विल बी मोर रिस्की, तो वो जो है ज़्यादा रिस्की रहेगी। क्यों, क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा है इस वजह से। तो एज अगेंस्ट इट इफ द वैल्यू ऑफ बीटा कम्स आउट टू बी लेस देन 1, अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है देन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी विल बी लेस वेरिएबल, तो सिक्योरिटी की वैल्यू जो क्या आएगी, लेस वेरिएबल होएगी मार्केट वैल्यू से, मतलब वो ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे उसमें और वो कम रिस्की होएगी। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं बीटा रेशो का यहाँ पे हमें फॉर्मूला गिवन है कि 1% चेंज इन स्क्रिप रिटर्न डिवाइडेड बाय 1% चेंज इन मार्केट रिटर्न। तो अभी हमने वैल्यूज पढ़ी कि अगर बीटा की वैल्यू 1 है इक्वल टू, तो इन्वेस्टमेंट रिस्क किसके बराबर होगा, मार्केट रिस्क के बराबर होगा। अगर बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट रिस्क मार्केट रिस्क से भी ज़्यादा होगा, यानी कि मोर रिस्की। और अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम है तो इन्वेस्टमेंट का रिस्क क्या होगा, मार्केट रिस्क से कम होगा। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि रिस्क किसके बराबर हुआ, मार्केट रिस्क के बराबर हुआ। बीटा अगर ज़्यादा है 1 से तो मार्केट रिस्क से भी ज़्यादा रिस्क है आपका, और कम है तो मार्केट रिस्क से कम रिस्क है। तो अब हमें गिवन है द इन्वेस्टर्स हु विशेस टू बियर मोर रिस्क विल मेक इन्वेस्टमेंट इन सच सिक्योरिटी विच हैज़ इट्स बीटा रेशो ग्रेटर देन 1, कि भाई अगर कोई इन्वेस्टर ज़्यादा इच्छुक है कि वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो वो बीटा रेशो से ज़्यादा वाले ग्रेटर देन 1 वाली में इन्वेस्टमेंट कर सकता है सिक्योरिटी में, और जिसको कम रिस्क लेना है तो वो लेस देन में कर सकता है, और जिसको मार्केट रिस्क के बराबर लेना है रिस्क तो वो बी इज इक्वल टू 1 वाले में ले सकता है। आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे पांचों मेथड्स, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।